जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं अगला टॉपिक जो कि है एनडीए के ज्योग्राफी क्वेश्चन। जैसा कि मैं पहले से ही ज्योग्राफी के क्वेश्चन करा रहा हूं, तो मैंने इस बार 2021 और फर्स्ट के सेकंड के सारे क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो जैसा कि यहाँ पर मैंने लिख रखा है, ना फंसे तो वीडियो बनाना छोड़ दूँगा। सही बात है, क्योंकि जब भी मैंने पेपर दिया है आज तक, तो मैंने पाया है कि 2 से 3 क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर से। तो चलिए, ये हमारा सेकंड वीडियो है। अगर आपको पहला वीडियो देखना है तो आप चैनल पे जा कर के उसका पहला वीडियो देख सकते हैं। और इसकी मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दी है, प्लेलिस्ट के थ्रू भी देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, मतलब निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह का हिस्सा न्यूजीलैंड को माना जाता है। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा मैप के थ्रू देख लेते हैं कि न्यूजीलैंड को किस द्वीप का हिस्सा माना जाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये जितना सारा दिख रहा है, मतलब कुछ ज़्यादा मतलब बड़ा बना दिया, ये ऐसे करते हुए ऐसे 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 ऐसे, ये ऑस्ट्रेलियन महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप है। ओ सॉरी, मतलब ओशिनिसिया भी इसे बोलते हैं। तो इसमें अगर हम देखते हैं कि न्यूजीलैंड किसका पार्ट है, तो यहाँ पर आपको न्यूजीलैंड साफ साफ दिख रहा होगा न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड किसका पार्ट है? पॉलिनेशिया का। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो जैसे कि मैंने इसमें कुछ इसका इंग्लिश फॉर्मेट भी लगा रखा था, इसमें नहीं लगाया क्योंकि ये इतने नॉर्मल क्वेश्चन है कि कोई भी इसको हिंदी हो या इंग्लिश में समझ सकता है। निम्नलिखित में से किस देश को कंट्री ऑफ विंड के नाम से जाना जाता है? तो आप सब जानते होंगे कि किस देश को कंट्री ऑफ विंड के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी डेनमार्क को कंट्री ऑफ विंड के नाम से जाना जाता है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दीनदयाल बंदरगाह यानी दीनदयाल पोर्ट, आप लोग इंग्लिश वाले हैं तो पोर्ट कहिए, हम लोग हिंदी वाले हैं तो बंदरगाह बोलते हैं। दीनदयाल पोर्ट कहाँ स्थित है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि दीनदयाल बंदरगाह ये गुजरात में स्थित है। और किस बंदरगाह के अंतर्गत आता है? ये कांडला बंदरगाह जो गुजरात में स्थित है, ये उसी के अंतर्गत आता है। जो ऐसे करके ऐसे बना हुआ है, तो यहाँ पर कहीं कांडला पोर्ट है और इसी के अंतर्गत ये दीनदयाल पोर्ट आता है। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जैसा कि दिया हुआ है, कृष्ण राज सागर जलाशय किस नदी पर बनाया गया है? तो आप ये कृष्ण नाम से कंफ्यूज मत होइएगा कि कृष्ण है तो कृष्णा नदी पर होगा। ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। इन्होंने ऐसा इसीलिए दिया हुआ है कि कृष्णा नदी, जबकि ये ऑप्शन सीधा सीधा गलत है। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ये कावेरी नदी पर है, जो कि कर्नाटक में है, जो कि कावेरी नदी कर्नाटक से निकलती है। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 2 अथवा अधिक देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा का साझा नहीं करता? मतलब भारत का कोई एक ऐसा राज्य है जो सिर्फ एक ही देश से सीमा साझा करता है, 2 या 2 से अधिक देशों से नहीं सीमा का साझा करता। तो देख लेते हैं, जैसे कि हमारा दिया हुआ है अरुणाचल प्रदेश। तो हम सब जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश एक भूटान से सीमा कर साझा करता है, चीन से करता है और इधर म्यांमार से करता है। तो ये 3 देशों से सीमा साझा करता है। इसी तरह हम बात करते हैं इसकी मिजोरम की, ऑप्शन में है, तो ये एक तरफ म्यांमार से सीमा साझा करता है, एक तरफ बांग्लादेश से। और अगर हम बात करते हैं असम की, तो असम भी 2 जगह से, एक यहाँ से बांग्लादेश, एक भूटान से। लेकिन अगर हम त्रिपुरा को देखें तो सिर्फ और सिर्फ यह केवल एक ही राज्य से सीमा का साझा करता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही देश से सीमा साझा करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और हमने जैसा कि देख रखा है, ये 3 देशों से, ये 2 देशों से, ये भी 2 देशों से सीमा साझा करता है। ये सिर्फ और सिर्फ केवल एक देश से सीमा साझा करता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक राज्य न्यूनतम आबादी वाला है? ये सब तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको खुद ही याद करने होंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पंजाब। तो उस समय पंजाब की पॉपुलेशन थी 2.9% ऑफ द होल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। और अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की लगभग 9% थी, और उड़ीसा की लगभग 3%, 3 पॉइंट समथिंग समथिंग। एंड मध्य प्रदेश, चलो कोई नहीं, मध्य प्रदेश का मैं भूल गया। इसकी बात करते हैं। वर्ष 1911 में खोली गई पनामा नहर, पनामा नहर तो सभी लोग जानते होंगे। जब इसको 1914 में खोला गया था, तो ये किस सागर से जोड़ती है? जैसा कि पहला ऑप्शन दे रखा है लाल सागर भूमध्य सागर को, तो ये तो सीधा सीधा गलत है। अगर आप मैप पढ़ते हैं ना, मैप केवल देखते ही हैं, तो भी आपके लिए बहुत ही आसान होगा इसे बताना। जैसे कि इसका आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर और पैसिफिक महासागर, यानी अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन को ये जोड़ती है। यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये आपको दिख रहा होगा,
थोड़ा हल्का सा धुंधला है, लेकिन कोई नहीं, ये हमें भी नहीं दिख रहा कहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर कहीं पर ये पनामा नहर है। तो आप जानते हैं कि इधर पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर, इधर अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये इसका इंग्लिश फॉर्मेट मैंने प्रेजेंट कर रखा है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। भारत में बनाए गए भू राजस्व अभिलेखों ने भूमि को कितने वर्गों में बांटा है? तो ये सब एक तरीके से फैक्चुअल क्वेश्चन है, इन्हें याद ही करना आसान है। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 9 कैटेगरी में भू राजस्व में बांट रखा है। बात करते हैं अगले की। भारत में शुष्क भूमि खेती मुख्यतः उन क्षेत्रों तक सीमित है जहां वर्षा, तो वैसे इसका अगर रियल आंसर देखा जाए तो शुष्क खेती यानी ड्राई लैंड फार्मिंग वहीं पर होती है जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से वर्षा कम होती है, लेकिन यहाँ पर कोई 50 तो दे नहीं रखा, तो इसलिए हमारा लीस्ट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जहाँ पर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहीं पर शुष्क फार्मिंग होती है, शुष्क भूमि खेती। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशांत महासागर की धारा नहीं है? इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ये 2019 में भी पूछा गया था, सेम क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, लेकिन इन्हीं करंट से पूछा गया था, ओशियन करंट से पूछा गया था। 2019 के फर्स्ट, सेकंड और 2020 तीनों में पूछा गया है लगातार। तो बात करते हैं कि बोला है कौन सी प्रशांत महासागर की एक करंट नहीं है। तो इसमें हम जानते हैं कि ओयोसियो करंट प्रशांत महासागर में बहती, अलास्का भी प्रशांत महासागर में बहती, कैलिफोर्निया भी, लेकिन अगुल्हास जो है ये अपनी हिंद महासागर में बहती है। इसको अगर हम चाहें तो मैप के द्वारा भी समझ सकते हैं। तो ये रहा अपना मैप, तो ये आपने देख ली, ये रही अलास्का जो कि एक गर्म जलधारा है यानी करंट, ओशन करंट है। ये रही ओयोसियो जो कि एक ठंडी है, और तीसरी कौन सी थी, एक अगुल्हास थी, ये अगुल्हास हो गई जो कि इंडियन ओशियन में बह रही है। और एक और थी कैलिफोर्निया, ये रही कैलिफोर्निया। तो आपने देख ली, इनको मैप के थ्रू भी समझ लिया। आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख सकते हैं या इसको डाउनलोड कर सकते हैं नेट से, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से मिल जाते हैं सब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, भारत में मानसून की अवधि क्या होती है? तो जैसा कि इंग्लिश वाले इंग्लिश पढ़ सकते हैं कि द ड्यूरेशन ऑफ मानसून इन द इंडिया एक्सटेंड फॉर एन एवरेज पीरियड ऑफ, लगभग औसतन अवधि क्या होती है मानसून के लिए? तो ये सब कोई आराम से जानता है कि 100 से 120 दिन होती है औसतन अवधि। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जैसा कि दिया हुआ है, निम्नलिखित में से, एक मिनट थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिण पूर्वी चीन की प्राकृतिक वनस्पति है? तो इसमें कोई खैर बड़ी बात नहीं, इसका मैंने एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा सा दे रखा है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उपोष्ण प्रथपर्णी सदापर्णी वन यानी सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीफ एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, देख लेते हैं चलिए। कि दक्षिण पूर्वी चीन की प्राकृतिक वनस्पति उपोष्ण प्रथपर्णी सदापर्णी वन है। चीन की जलवायु मुख्य रूप से शुष्क यानी ड्राई होती है, अतिवर्षा यानी ज़्यादा वर्षा होती है, मानसून वाले प्रमुख क्षेत्र भी है, जिसके कारण सर्दियों एवं गर्मियों में तापांतर अधिक होता है। टेम्परेचर डिफरेंस बहुत अधिक होता है वहाँ पर, इन दोनों चीज़ों के कारण। एक तो वहाँ की ड्राई मौसम है और साथ साथ में वर्षा अधिक होती है, तो इसलिए टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं। चीन के उत्तर पूर्व तथा उत्तर पश्चिम में पर्वतीय तथा ठंडे शंकुधारी, अरे कोन वाले पेड़ नहीं होते हैं, कोन पेड़, तो वो शंकुधारी वन पाए जाते हैं जो एशियाई काले भालू के अतिरिक्त 120 प्रकार के वृक्षों का घर है। उपोष्ण कटिबंधीय वन चीन के मध्य क्षेत्र में अधिक पाए जाते हैं। चीन जैव विविधता से भी संपन्न देश है। जैसे कि अगर हम अपने देश में बात करते हैं कि जैव विविधता कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा जैव विविधता हमारे पश्चिमी घाट में देखने को मिलती है अपने इंडिया में, इन पूर्वी घाट में देखने को मिलती है, सबसे ज़्यादा पश्चिमी घाट में, फिर पूर्वी घाट में, और फिर अंडमान निकोबार में, और फिर ऐसे ही बढ़ते चले जाते हैं तो अरुणाचल प्रदेश वगैरह में, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में देखने को मिलती है जैव विविधता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी एक कोल्ड विंड यानी शीत स्थानीय पवन है? तो इसको आप इंग्लिश में देख सकते हैं, हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड लोकल विंड? तो हम जानते हैं कि सेंटा एना तो आप जानते ही होंगे। चिनूक का नाम सुना होगा, चिनूक हेलीकॉप्टर आता है जो कि अमेरिका, ऐसे करके अमेरिका बना हुआ है, तो ये इधर से आती है चिनूक हवाएं
और यहाँ पर एक रॉकी माउंटेन बनी हुई है, आप तो जानते होंगे। तो रॉकी पर से होते हुए फिर इधर की ओर उतरती है, तो उसे चिनूक हवा बोलते हैं। ये भी गर्म होती है, लू भी गर्म होती है, और सेंटा एना भी गर्म होती है। और शीत केवल होती है मिस्ट्रल, मिस्ट्रल विंड शीत हवा है। बात करते हैं अगले की। और हाँ, सेंटा एना की हम बात कर लेते हैं। तो सेंटा एना की जो ये हवा है, सेंटा एना, ये कैलिफोर्निया में बहती है। ये गर्म होती है, गर्म एवं शुष्क हवा है। ऐसे ही लू भी गर्म एवं शुष्क हवा है। जैसे कि हम देखते हैं कि अपने भारत में लू चलती है, उत्तर भारत में मुख्यतः इसे लू के नाम से जाना जाता है, और डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे पश्चिम बंगाल में इसे काली आंधी के नाम से जाना जाता है, उसी तरीके से इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या ऑप्शन सही है? सी। ये मिस्ट्रल जो है एक ठंडी हवा है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्वी कनाडा की एक प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दा? तो आप जानते होंगे कि मुख्य पर्यावरणीय मुद्दा मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर एनवायरमेंटल इशू इन ईस्टर्न कनाडा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अम्ल वर्षा। यानी वहाँ पर अम्ल वर्षा जैसा माहौल रहता है, ये वहाँ की बहुत बड़ी समस्या है। इसका मैंने चौथा ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ सका, तो ये इधर लिखा हुआ है, लेकिन इसका हिंदी में मैंने नहीं देखा कि क्या है, क्योंकि आंसर मैटर करता है कि तुम्हें पता होना चाहिए बस आंसर, और उससे कोई मतलब नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किन नदियों पर बगलिहार, दुलहस्ती, सलाला जल विद्युत परियोजनाएं विकसित की गई हैं? तो इसका तो आंसर बहुत ही आसान है कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये केवल और केवल चिनाब रिवर पर है, लेकिन फिर भी हम इसको देख लेते हैं। तो जैसा कि ये अपना बगलिहार, तो ये केवल चिनाब रिवर पर है। ये रहा दुलहस्ती, ये भी चिनाब रिवर पर है, और सलाला ये भी चिनाब रिवर पर है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, केवल चिनाब, ओनली चिनाब। तो इंग्लिश वाले भाई लोग इंग्लिश वाला देख सकते हैं अपना, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और जिसको ये स्क्रीनशॉट चाहिए, ये आराम से ले सकता है स्क्रीनशॉट, वरना ये सब चीज़ें नेट पे जानकारी अवेलेबल हो जाती हैं आसानी से। तो चलिए बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश समुद्र या महासागर तक प्रत्यक्ष पहुंच अभिगमन नहीं करता है? अभिगमन नहीं है मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव द डायरेक्ट एक्सेस टू द सी और ओशियन। तो बढ़ते हैं, देख लेते हैं, मैप के थ्रू समझते हैं तो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि मैप के थ्रू डायरेक्ट इमेज दिमाग में बनती है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो हमारा ऑप्शन था, एक आर्मेनिया भी था, एक अजरबैजान भी था, एक सीरिया भी था, और एक जॉर्डन था। तो जैसे सीरिया की आप देख रहे हैं यहाँ पर डायरेक्ट सी कनेक्ट हो रहा है, ऐसे ही जॉर्डन का भी यहाँ से डायरेक्ट सी कनेक्ट होता है, एकदम हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं होता, जो कि मैप में दिखाया नहीं गया है, लेकिन ये बहुत ही कम सीमा इसकी सी से लगती है जॉर्डन की, और सीरिया की तो दिख ही रही है। और अजरबैजान तो हम जान ही रहे हैं कि इधर पर इतनी सीमा लगाता है। बचा कौन? सिर्फ आर्मेनिया, जिसका एक्सेस समुद्र से डायरेक्टली नहीं है, ना इधर साइड है ना उधर साइड है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर आर्मेनिया नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सीरिया का आपने देख लिया, इसका सीधा एक्सेस है, जॉर्डन का भी है, अजरबैजान का भी है, लेकिन आर्मेनिया का नहीं है। दो बार देख सकते हैं मैप। ये रहा अजरबैजान, ये रहा आर्मेनिया, ये रहा सीरिया, और ये जॉर्डन की हल्की सी सीमा टच होती है, समुद्र से हल्की सी सीमा लगती है, बहुत ज़्यादा नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो जैसा कि अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव विविधता में कमी होने का कारण है? जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी में कमी होने का कारण है। इंग्लिश वाले भाई लोग यहाँ से देख सकते हैं, विच ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन ऑफ डिक्रीजिंग इन बायोडाइवर्सिटी। कौन सा ऐसा कारण है जो कि बायोडाइवर्सिटी को घटाने के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो सबसे पहला कि लिखा हुआ है बड़े पैमाने पर वन की कटाई। जब वन कटेंगे तो बायोडाइवर्सिटी तो वैसे भी कट जाएगी, क्योंकि विभिन्न तरह के जीव जंतु और पेड़ पौधे तो घने वनों में ही पाए जाते हैं। तो ये तो आंसर गलत हो गया हमारा। ऐसे ही वनों का अतिक्रमण, वनों की कटाई करना या वनों का अतिक्रमण यानी इंक्रोचमेंट इन द फॉरेस्ट एरियाज़, फालतू में हम लोग फॉरेस्ट एरियाज़ में इंक्रोचमेंट करते हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। मतलब जहाँ पर हम वनों से छेड़छाड़ करेंगे उससे कभी भी सोल्यूशन नहीं हो सकता कि बायोडाइवर्सिटी को बचाया जा सके। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, क्योंकि पवित्र उपवनों का रख रखाव, अगर हम वनों का मेंटेनेंस करेंगे तो बायोडाइवर्सिटी तो वैसे भी बढ़ जाएगी, यानी जैव विविधता तो वैसे भी बढ़ जाएगी। ये मेंटेनेंस ऑफ द सैकर्ड ग्रोव्स, बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाना है तो इनको सुरक्षित करो, तो ये ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यही कारण नहीं है कि बायोडाइवर्सिटी के रिड्यूस होने का।
निम्नलिखित में से कौन सा एक भूजल में कमी का कारण नहीं? हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले भैया लोग ये देख सकते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज टू डिप्लीशन इन द ग्राउंड वाटर। तो जैसा कि पहला ऑप्शन दिया हुआ है एफॉरेस्टेशन, लॉस ऑफ फॉरेस्ट, एक्सेसिव पंपिंग ऑफ द ग्राउंड वाटर, कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज स्केल कंक्रीट बिल्डिंग्स। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा वन आरोपण। जैसे कि ये एक साइकिल बनी हुई है अर्थ की, कि हम आपको कुछ देंगे, आप किसी अन्य को कुछ देंगे। तो इसी तरीके से वन आरोपण इसका एक कारण नहीं है। वनों की हानि होने से एक साइकिल टूट जाता है, वन कटने से एक साइकिल टूट जाता है, इसलिए ये भी एक कारण है। भूजल का अत्यधिक पंपिंग करके निकालना, ये भी एक कारण है, क्योंकि लोग अक्सर क्या करते हैं, पानी को भैया सड़क पे डालेंगे, धूल ना उड़े, गर्दा ना उड़े, 2 मिनट के बाद सब बराबर। लेकिन फिर चौथा भी कारण है, इसका आंसर नंबर ई सही हो जाएगा, वन आरोपण। वन आरोपण करने से भूजल में कमी नहीं आती, बल्कि भूजल का स्तर मेंटेन होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमें लगता है सारे क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं, जो कि एनडीए 2020 के फर्स्ट और सेकंड पेपर के मिक्सअप क्वेश्चन थे। तो देख लेते हैं कितने क्वेश्चन थे। 1 2 यानी ये मिला के 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो एनडीए 2020 में 18 क्वेश्चन पूछे गए थे ज्योग्राफी से। तो मिलते हैं हम अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई सजेशन हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा, और साथ साथ में उसमें इम्प्रूवमेंट भी करूंगा अपने वीडियो में। जय हिंद।